जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। अस्सलाम वालेकुम। दो तीन खबरें हैं जिसको आज के प्रोग्राम में हम जिसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो अमजद साबरी के हवाले से। अमजद साबरी रमज़ान के महीने में इनको शहीद किया गया और शायद ही पाकिस्तान में कोई आंख हो जो अश्कबार ना हो, और जाते जाते वो जो कुछ पढ़ के गए उसने सबको रुला दिया, कोई उसको जानता था या नहीं जानता था। तो आज वो दिन है जब अभी थोड़ी देर पहले शाम में एक ऐलान हुआ, और ऐलान ये हुआ कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, जिन लोगों ने अमजद साबरी को कत्ल किया, शहीद किया, उनकी सज़ाए मौत की तौसीक कर दी है। बहुत से पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको हम साल हर साल पीटते रहते हैं कि किसने किया, कौन था उसके पीछे, सज़ा क्यों नहीं हुई, ढूंढा क्यों नहीं। तो ये वो वाक़या है जिसके मुजरम पकड़े भी गए और आज उसकी सज़ाए मौत की तौसीक हुई है। तो उनकी अहलिया जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। यही लोग थे, मुहर्रिकात रकात क्या थे, क्योंकि हमें पुलिस वालों से जो तासुर मिला था वो सेक्टेरियन किलिंग का रंग उसके अंदर ज़्यादा नज़र आया था। अगर इसके अलावा कुछ हो तो आज उनकी फ़ैमिली से जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में सियासी मंजर के ऊपर बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी इस तरह कि पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत का सामना कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। अदालतों का सामना कर रहे हैं, भागे नहीं हैं, मफरूर नहीं हुए, लेकिन उनका केस अपने अंजाम के करीब पहुंच रहा है। अगले 2 हफ्तों के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। वाजिद ज़िया जिन्होंने JIT की रिपोर्ट मुरतब की थी, उसके ऊपर जिरा जारी है, वो अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी और कहीं ना कहीं जज को फैसला करना पड़ेगा। जो एक केस का बुनियादी नुक्ता है, जहाँ से केस शुरू हुआ था, पनामा पेपर्स का एक डिस्क्लोजर हुआ, इंटरनेशनली डिस्क्लोजर हुआ। दुनिया के बहुत से हुक्मरानों की पाकिस्तान से बाहर जो जायदादें हैं, ऑफशोर जो कंपनीज बनी हुई थी, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में बनी हुई थी, बरतानिया में जायदादें थी, उसकी तफसीलात सामने आई। उसी तफसीलात के अंदर ये तफसील सामने आई कि नवाज शरीफ के बच्चों के नाम के ऊपर ऑफशोर कंपनियां हैं और उनके पास जायदादें हैं लंदन के ऊपर। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने दोबारा चेक किया कि ICIJ जिन्होंने ये डिस्क्लोजर किया था पनामा पेपर्स के हवाले से, इतना लंबा केस चल गया और नवाज शरीफ की फ़ैमिली की पोजीशन ये है कि ये सारा कुछ झूठ है, विक्टिमाइज हो रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर इस्लाह कर ली, वो वापस ले लिया और डिस्क्लोजर अभी से 1 मिनट पहले मैंने वो ट्वीट भी किया है, आप हमारे ट्विटर अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, अभी हम उसको स्क्रीन पे भी डालेंगे। अभी भी जो ICIJ है वो कह रही है कि नवाज शरीफ साहब के जो 3 बच्चे हैं, हसन, हुसैन और मरियम, इन नाम के ऊपर वो जायदादें हैं और मरियम उन 2 ऑफशोर कंपनीज़ की बेनिफिशियल ओनर है। अभी भी राइट नाउ ICIJ की वेबसाइट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है। और जो बुनियादी केस है यही कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, बच्चे उनके उस वक्त कमाते नहीं थे, तो जायदादें जो हैं इनकी एज ए फ्रंट मैन उन्होंने एक्ट किया। उन बच्चों ने, पैसा नवाज शरीफ साहब का था, जायदादें बच्चों के नाम के ऊपर हुई। एसेट्स बियॉन्ड मीन, ये वो केस है। नवाज शरीफ साहब ने आज एक तारीखी बयान दिया है, उसकी वजाहत आइंदा आने वाले दिनों में वो खुद ही कर सकते हैं। उन्होंने एहतसाब अदालत के अंदर जर्नलिस्टों से कुछ बातें करते हैं, कुछ बाहर मीडिया पे करते हैं। बाहर वाली तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन अंदर वाली सिर्फ हम अपने जो जर्नलिस्ट साथी हैं उनसे पूछ के आपसे शेयर कर सकते हैं। उन्होंने करप्शन का केस नैब को करना चाहिए, करप्शन मालूम करें, कौन सी करप्शन हुई है, कौन सी चोरी, कौन सा डाका पड़ा है। ये तो एसेट बियॉन्ड मीन इनका काम ही नहीं है मालूम करना। हमारी तो 1969 में मॉडल टाउन में इतने घर थे। नैब की डोमेन है एसेट बियॉन्ड मीन को इन्वेस्टिगेट करना और लोगों को बताना। और नवाज शरीफ साहब के ऊपर बुनियादी केस जो है एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स का है, वो एसेट बियॉन्ड मीन का है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरे चार्जेस, वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। और गल्फ स्टील मिल की कहानी ये किसी पनामा पेपर्स में नहीं थी आई, किसी JIT ने तख्लीक नहीं थी की। नवाज शरीफ साहब की अपनी तकरीर की वजह से लोगों को पहली दफ़ा मालूम हुआ कि इनके वालिद की वो मिल थी। पहले शायद किसी को मालूम भी था, तो मेरे जैसे लोगों के नॉलेज में नहीं था कि 60s में या 70s में जाके कहीं दुबई में इन्होंने मिल बनाई थी, तो कैसे बनाई थी। और वो मिल जो हमने तहकीक की थी, वो तहकीक हर्फ बहर्फ इन्होंने बाद में वो पोजीशन ली, अमाउंट्स अपनी मर्ज़ी की रखी। हमारी तहकीक ये थी और हमने समाज पे रिपोर्ट किया था कि वो मिल एक नॉन वायबल बिजनेस मॉडल था, डिफ़ॉल्ट कर गई थी। BCCI ने अटैच कर ली थी। अटैच की हुई मिल कोई अलाहली ने ख़रीदा था, बाद में गलादारी से इन्होंने को मुआहदा किया। इससे ज़्यादा हमें तफसील नहीं मिली। बहुत कोशिश
कोशिश की कि कहीं से पेपर मिल जाएं, लेकिन क्योंकि बीसीसीआई बैंक जो था वो लिक्विडेट हो गया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ गया, तो यूएई सेंट्रल अथॉरिटीज़ के पास वो रिकॉर्ड होगा लेकिन किसी इंडिविजुअल के पास वो पेपर नहीं थे अटैचमेंट के, जो मैं दिखा पाता स्क्रीन के ऊपर। हमारा वो पुराना क्लिप भी महफूज होगा, वो भी कहीं दिखाएंगे। केस आज भी वहीं पे स्टैंड करता है। तो प्रोग्राम का स्टार्ट जो है पहले करेंगे हम अमजद साबरी की अहल साथ नादिया साबरी, ये हमारे साथ शामिल हो रही हैं लाहौर से। नादिया बीबी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। उस दिन समा पे ही अमजद साबरी ने वो जो कुछ पढ़ा जिसने हमारे दिलों को हिला दिया। आज भी दिल हिल जाता है, अभी भी सुना है तो एक दफ़ा इंसान के अंदर कुछ, यहाँ दिल के अंदर जो ऐसी कोई चीज़ है, कोई ऐसी लौ है जो नई जगा देती है। उसकी आवाज़ मालूम नहीं वो क्या था उस दिन उस आवाज़ के अंदर। जिन 2 लोगों को सज़ा हुई, मुझे पता ये चला खबरें पढ़ के ही, मैंने आपसे उसके बाद दोबारा कभी पूछा नहीं, कि उनमें से एक आपका हमसाया था, करीब में ही रहता था। कुछ इसमें कुछ ज़ाती वाला आंसर था या वो सेक्टेरियन हेट वाला था, क्या चीज़ थी? नदीम भाई, ये तो खैर हमें भी समझ नहीं आया। ज़ाती दुश्मनी तो खैर कोई नहीं थी, क्योंकि अमजद साबरी किसी का भी दुश्मन हो ही नहीं सकता ना, और ना ही उसका कोई दुश्मन हो सकता है। इसी बात का हमें समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे और किसने किया, क्योंकि वो तो बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी थे। वो तो किसी से गुस्से में बात भी नहीं करते थे। हर किसी से बहुत अच्छे इखलाक से, बहुत प्यार से, बच्चों से बहुत प्यार से बात करना, बड़ों से अदब से बात करना। तो मोहल्ले वाले क्या, घर वाले क्या, दोस्त अहबाब सब उनके तो बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे सब उनको। तो ये बात समझ नहीं आई हमें भी कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ का जो है, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत तेज़ी से इस केस को जो है सॉर्ट आउट किया और इसको पाए तकमील तक पहुँचाया। और बस क्या नादिया कहना बीबी, कि जो हमने खबरें वो पढ़ी तो पुलिस वालों नहीं की आ रिपोर्ट सकते। की रोशनी में, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस पे तहकीक की थी, उनका ख्याल ये था कि ये फ़िरका वराना जी नफ़रत की वजह से ये काम हुआ। आपके वो जो करीब में लोग रहते थे वो इसी किस्म के थे जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जी वो इसहाक बॉबी और आसिम कपरी, ये 2 लोग थे जिनके ऊपर बुनियादी इल्ज़ाम आयद हुआ और जिनको सज़ाए मौत की आज तौसीक हुई है। देखिए नदीम भाई, ये बात भी मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले थे, अहले बैत का जिक्र करने वाले थे। तो मैं ये नहीं समझती कि, मुझे नहीं समझ आई कि ये लोग क्यों इस तरीके के लोग हैं जो अपने दिलों में इतना बुग़्ज़ भर लेते हैं और फिर इस तरीके की हरकतें करते हैं, और ये सोचते नहीं हैं कि उनके पीछे अहले वयाल है उनके, जो उनके पीछे हैं। तो बस ये सारी बातें मुझे खुद समझ नहीं आती हैं कि क्यों है, किस लिए। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले आदमी को इस तरीके से बेदर्दी से ऐसे सरेआम शहीद कर देना, ये खैर उनके लिए तो बहुत बड़ा मर्तबा हो गया कि उनको शहादत मिली, और उनके जो करने वाले थे लोग जिन्होंने ये काम किया, उनको इबरतनाक सज़ा मिली, यहाँ दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुछ अमली को बाद में तो ऐसी कोई धमकियों का या मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा अमजद साबरी के इस वाक़े के बाद? धमकियों का तो नहीं, लेकिन हम लोग काफ़ी अरसे तक अभी भी मेंटली तौर पे हम लोग डिस्टर्ब ही रहते हैं। कोई अगर ज़रा सा कोई आ जाए, अगर मशकूक सा कोई आदमी नज़र आ जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चों की वजह से भी और घर वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस क्या कह, धमकी तो खैर ऐसे कोई भी नहीं थी कि उस दिन के डेथ के बाद तो काफ़ी अरसे तक पुलिस ने और रेंजर्स ने काफ़ी हमारे घर का जो है, घर के पास ही रहे, और उसके बाद भी कांटेक्ट में रहे, हमें पूछते रहते थे। रेंजर्स वाले हो गए, ये जितने भी सिक्योरिटी के जितने भी एहलकार हैं, उन सब ने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ और बहुत ज़्यादा हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया। लेकिन अगर ये तहफ़्फ़ुज़ अगर उनकी ज़िंदगी में मिल जाता तो शायद कि ये मसला ही ना होता, ये काम ही ना होता। खैर, अब जो भी नादिया अल्लाह बीबी, को मंजूर है, कुछ अल्लाह ताला वादे की भी किए रज़ा गए है। थे, क्योंकि अमजद साबरी एक नेशनल हीरो का उनकी हैसियत थी, उनकी जानिब से कुछ माली इमदाद के वादे किए गए थे, वो पूरे हुए या कुछ वो भी अधूरे रहे? वो पूरे हो गए थे सारे? माली इमदाद की जो उन्होंने कही थी वो तो उन्होंने कर दी है पूरी, लेकिन कुछ वादे वफा कर दिए और कुछ गुजर गए।
लेकिन ये कि वो किया जो है नहीं support पूरे जो भी हुए वो उन्होंने कौन करना से हैं? था। आप याद दहानी की खातर लास्ट क्वेश्चन है इस प्रोग्राम की वसातत से उनको दोहरा दीजिए जो पूरे नहीं हुए। अच्छा, हाँ, जो पूरे नहीं हुए उसमें मेरे बच्चों का मंथली एक्सपेंस का जो है, उस वक्त के जो थे सीएम वहाँ के कराची के, उन्होंने कहा था कि जो मंथली बच्चों की एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो करने का उनका था, और एक गवर्नमेंट जॉब का उन्होंने ऐलान किया था। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो मुझे अभी तक नहीं, उसके बारे में मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया, और मैं चाह भी रही थी कि किसी से कांटेक्ट करूं, क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस का जहां तक ताल्लुक़ है, उन्होंने जब कही है एजुकेशनल सपोर्ट की तो वो मुझे नहीं मिले। अदरवाइज़ जितने भी उन्होंने कहा था सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने, तो वो तो खैर उन्होंने पूरे कर दिए हैं। बस यही छोटी सी एक ये रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ जो आप कहा करें तो प्लीज़ पूरा भी किया करें। नादिया साबरी, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुई। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके और आपके बच्चों के लिए, और अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे अमजद के जो इस दुनिया से चला गया। सारी कौम की दुआएं उसके साथ हैं, हमारी भी दुआएं हैं कि खुदा ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर करप्शन रेफरेंस, ICIJ के डॉक्यूमेंट्स, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत क्या हासिल हुआ, क्या उनके ऊपर कोई केस है या विच हंटिंग हो रही है, जो उनकी पोजीशन है, सारी बातें आपको प्रोग्राम के बाद बताएंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। पनामा पेपर्स जहां से शुरुआत हुई, ICIJ की वेबसाइट आज भी ये कहती है कि जो 2 ऑफशोर कंपनियां उसकी बेनिफिशियल ओनर जो हैं वो मरियम सफदर या मरियम नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, और ये तीनों बच्चों की वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं। यही बुनियादी केस था जहां से सारा शोर शुरू हुआ। आज नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब अदालत के बाद कुछ तो अदालत के अंदर उन्होंने बातें की कि नैब का काम तो करप्शन मालूम करना है, करप्शन के ऊपर बात करें, कौन सा कुछ चोरी का माल इन्होंने बरामद करके बताया है, एसेट्स बियॉन्ड मीन तो इनका काम ही नहीं है, ये पता करें। फिर कुछ बातें उन्होंने कैमरे के ऊपर भी आके की। कैमरे वाली बात सुनवाते हैं, दिखाइएगा जी। एक हफ्ता वो चला है या हो गया है, वाजिद रियाज साहब को जो स्टार विटनेस है उनको सुनते हुए वो ये नहीं बता सके क्या चोरी हुई है, कहाँ चोरी हुई है, किसकी चोरी हुई है, और किसने चोरी की है और कब चोरी हुई है, ये इसका जवाब नहीं दे सके। और ना माल चोरी का पता है, ना मसरूका माल बरामद हुआ है, ना माल मालिक का दावा, और फिर ना बदनवानी का कोई इल्ज़ाम। मुकदमा ऐसा है कि फिर भी चला जा रहा है, और इस मुकदमे का तो अब इसके बाद तो खारिज हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसको चलाया जा रहा है। और एक ही तकरार है कि नवाज शरीफ को सज़ा दो। सज़ा क्यों दो भाई, और कैसे दो, क्यों कर दो, इसका जवाब नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने तो मुकम्मल मासूमियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वाजिद ज़िया के पास कुछ बताने को है ही नहीं। हो सकता है ऐसी बात ही हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स JIT ने इकट्ठे किए थे उसके अंदर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, जो दूसरे ममालिक से हम सरकारी तौर पर कानूनी मुआवनत हासिल करते हैं, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से हासिल हुआ, उनके अटर्नी जनरल के ऑफिस से। ये स्क्रीन के ऊपर डॉक्यूमेंट डालिएगा। इनको ख़त लिखा गया पाकिस्तान की जानिब से कि नीलसन और नेस्कॉल 2 कंपनियाँ हैं। पनामा पेपर्स ने जो दस्तावेज़ात जारी किए हैं उसकी रोशनी में ये नज़र आता है कि ये दोनों कंपनियों की बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर हैं। जो फैमिली है नवाज शरीफ साहब की, इन्होंने पनामा पेपर्स की किसी दस्तावेज़ को चैलेंज नहीं किया था, लेकिन एक को चैलेंज किया था। वो उसको चैलेंज किया था जहां ये लिखा हुआ था कि बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर है। तो जब ये ख़त लिखा गया ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अटर्नी जनरल को, स्क्रीन के ऊपर असल दस्तावेज़ात हैं, उनको कहा गया कि आप इसकी वजाहत फरमाइए। तो उन्होंने इसका जवाब दिया और साथ लिख के भेजा कि हमें इस केस की अपडेट से आगाह करिएगा कि इसकी बेस के ऊपर क्या आप कन्विक्शन हासिल कर सके। और साथ उन्होंने सर्टिफाइड कॉपीज़, उन्होंने लिखा हुआ है हम अटैच कर रहे हैं। सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या अटैच की और क्यों अटैच करनी पड़ी? 2008 में वहाँ फाइनेंशियल एक एक्ट नया आया, उनकी फाइनेंशियल 2004 में या 2008 की डेट है इसके अंदर। अच्छा। वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक नया एक्ट लाया और उसके अंदर ये लाजम करार पाया कि जिन लोगों की ऑफशोर कंपनियां बेनामी, जिसके ऊपर किसी का नाम रजिस्टर नहीं है,
तो वो फाइनेंशियल टेररिज्म से बचने के लिए, जो टेरर फाइनेंस होता है उससे बचने के लिए ये लाजिम करार पाया कि उनके डायरेक्टर्स और ओनर्स के नाम जो हैं बताए जाएं। कंपनी को ख़त लिखा गया, मोज़ैक फोनसेका जिसका डाटा लीक हुआ था उसको ख़त लिखा गया और उसने ख़त में जवाब दिया कि इस कंपनी की नीलसन की ओनर मरियम सफदर है और इसका डायरेक्टर मिनर्वा है। नेस्कॉल उसकी ओनर, बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर है और उसका जो डायरेक्टर है वो मिनर्वा है। ये सर्टिफाइड कॉपीज़ BVI के, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अटर्नी जनरल ने ये खतूत जो हैं हमारे जो JIT थी उसको लिखे, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की और एहतसाब अदालत की मलकियत हैं। ये खतूत अगर तो गलत साबित हो जाएं, ये जाली करार हो जाएं, वाजिद ज़िया ने घर में छापे हों, तो फिर तो वाजिद ज़िया को सज़ाए मौत होनी चाहिए, इससे कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये खतूत दुरुस्त हों तो इन खतूत को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। ये लीगल डॉक्यूमेंट है और इसके ज़्यादा बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता। दूसरा हिस्सा जो है वो गुज़श्ता रोज़ एहसन इकबाल साहब का एक बयान है, वो भी नैब से जुड़ा हुआ है, इसलिए इकट्ठा सुलवाने फिर बारी बारी उस पर सवाल जवाब करते हैं। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, दिखाइएगा जी। आप इलेक्शन में एक जमात की ताकत को नुकसान पहुंचाते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। आपने अगर ये तमाम कार्रवाइयां करनी थी, आपका हक था कि आप 4.5 साल में करते। अब जब इलेक्शन 3 महीने पे रह गए हैं, 2 महीने भी नहीं रह गए, उस मौके पे ये तमाम कार्रवाइयां एक ही जमात और हुकूमत जिसकी है उसके खिलाफ करने का मकसद ये है कि आप इंतखाबी नताइज पे असरअंदाज होना चाहते हैं। तो नैब अब एहतसाब नहीं कर रहा, प्री पोल रिगिंग कर रहा है। ये एहसन इकबाल साहब ने कहा। नवाज शरीफ साहब ने आज इसके ऊपर मजीद इजाफा किया, वो भी दिखाइएगा। नवाज शरीफ और PMLN 2018 का इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चंद अफराद हैं कि उसको रोकने में लगे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 2018 का इलेक्शन जीते। नून लीग तो इलेक्शन जीतने वाली है, लेकिन साजिश हो रही है कि उसको इलेक्शन ना जीतने दिया जाए। इसके ऊपर एहतसाब ब्यूरो वालों ने प्रेस रिलीज जारी की, फॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई ज़राइशा नहीं है। वो कह रहे हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कहा कि एहतसाब के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो चुका है, अब तो असल कहानी शुरू हुई है। जो हकायक पर मबनी है इसमें शामिल हर किरदार को बिला तफरीक बेनकाब किया जाएगा। नैब का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, नैब अपना काम कानून के मुताबिक करता है, नैब ये काम करता रहेगा। इंतखाबात में धांधली के मुबैना बेबुनियाद इल्ज़ामात नैब की साख को मुतासर करने की मजमूम कोशिश है। यहाँ ये भी जहन में रखिएगा कि कुछ लोगों के खिलाफ हाउसिंग अथॉरिटीज़ बनाने के केसेस जारी हैं। आज चीमा को पकड़ा हुआ है, तो जब भी ऐसा केस पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान में पहले जमहूरियत को ख़तरे में डाल देते हैं। अगर ये फेक हाउसिंग सोसाइटी पकड़ी, जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई। आप हाथ ही तब डालें जब आपके पास सबूत इकट्ठा है, उसके बगैर किसी पे हाथ मत डालें, फिर वाकई जमहूरियत खतरे में होती है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूं। डॉक्टर आरिफ अलवी हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, नबील गबोल साहब हैं कराची में, और इसके अलावा मलिक अहमद खान साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपसे आगाज़ कर रहा हूँ। पहले तो ये बात बताएं कि इस केस में कुछ जान है, आपके हाथ में खत पकड़े हुए हैं, ये सारा ड्रामा हो रहा है नवाज शरीफ साहब को फंसाने के लिए। भाई साहब, इसको ज़रा सा मैं और पीछे ले जाऊं। इसमें 2008 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जिक्र है। मैं आपको 2004 पर ले जाता हूं। 2004 में भी एक कानून पास हुआ जिसके अंदर ये कहा गया कि जो भी ये बेनामी सर्टिफिकेट्स के पीछे भी ओनर आपको बताना पड़ेगा। तो लिहाजा जो चेंजेस इन्होंने की वो 2004 और 2006 के दरमियान की, जिसके अंदर वो ट्रस्ट भी आया, ट्रस्ट डीड भी आई जो जाली निकली अकॉर्डिंग टू नैब, और जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए उन सब चीज़ों के एतबार से जाली भी। आप एक खुसूसियत देखिए, एक तो मैं समझता हूं कि ये जो टोपी ड्रामा होता है ना कि ये ऑफशोर कंपनीज हैं, ये उस तरह से होता है कि जब पर्स चोरी होता है, कभी आपका हुआ हो तो मेरा तो हो चुका है, जब पर्स चोरी होता है ना तो वो जो चोरी करने वाला रहता है वो किसी और को देता है, वो किसी और को देता है, वो किसी और को देता है। बाय द टाइम आप पीछे भागें तो पर्स जिसको पकड़ते हैं उसके पास तो होता ही नहीं ना। तो ये जो कंपनीज हैं ये एक से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, और इस तरह से ये एक प्रोफेशनल अंदाज से होता है। दुनिया के कवानीन अब फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर प्रूवन गिल्टी कि प्रूफ करना पड़े कि गिल्टी, वो नहीं है। दुनिया के फाइनेंशियल कवानीन के अंदर भी ये है कि एसेट्स तुम्हारे क्या है, तुम जवाब दे दो। दैट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पाकिस्तान की बात नहीं। और अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि नैब का कानून ये कहता है
कि नैब को प्रोसिक्यूट करके ये साबित करना पड़ेगा ये पैसा कहां से आया, ऐसा नैब का कानून नहीं है। दूसरे कवानीन हो सकते हैं मगर नैब का कानून एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस पूरी दुनिया में तकरीबन एक यही जैसे कवानीन के तहत होता है कि ये एसेट्स है, तुम्हारे पास राय नहीं है, तुम बता दो बताओ कहां से आया तुम्हारे पास। अगर जवाब नहीं आएगा तो आप फंस जाएंगे। अच्छा, इसी सिलसिले की कड़ी में आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि कतरी खत का आप जिक्र नहीं सुनते अब, ना इनके पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर आती है बात, नहीं आ रही। आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी ये कहे कि जी हमने कतरी खत तो दिए थे, क्योंकि वो झूठ पर मबनी थे, लिहाजा इनको ये खुद शर्मिंदा है। आई थिंक दैट वाज अ बैड मिस्टेक। ये कतरी खत लेकर आए, ये खुद भी शर्मिंदा है, वरना ये आज भी कह रहे होते कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी अथॉरिटी का खत है जो ये साबित कर रहा है कि पैसा जो है वो कहां से कहां गया और कहां से है, ये हमारी अपनी जायदाद है, लिहाजा उसका जिक्र आप इनके मुंह से नहीं सुनते। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये डोमेन में एक बैटल कर रहे हैं, और मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं कि इसको स्पिन देना चाहते हैं। और स्पिन ऐसी कि एक चौधरी गांव का जब इलेक्शन लड़ने आया तो उसकी हिस्ट्री ये थी कि उसका बाप जो था वो घोड़ों की चोरी के अंदर गिरफ्तार भी हुआ और सजाए मौत हो गई। तो जो चौधरी साहब ने स्पिन दिया, और चौधरी के हवाले से जो स्पिन दिया गया वो ये था कि जी ये चौधरी साहब हैं बड़े मशहूर, ये घोड़ों के शौकीन थे, जहां घोड़ा मिलता था उसको ले आते थे और अपना लेते थे, क्योंकि घोड़ों की चोरी करते थे। अच्छा, और ये सरकार कई मरतबा गिरफ्तार हुए तो ये सरकारी मेहमान भी रहे, और जब फांसी हो गई, फांसी का भी तो कोई ना कोई देना है, तो वो स्पिन ये थी कि वो एक दिन स्टेज पर खड़े थे, पैर तले पटरे निकल गए और वो जनाब शहीद हो गए। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो स्पिन दे रहे हैं ना वो इसी किस्म का स्पिन है। नदीम मलिक साहब, नो न्यू एविडेंस, यानी कोई एक कागज ये लाए नहीं है कि जी ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हमारे पास इस तरह से आए, वरना आदमी खोदता है अपने घर से कुछ नबील कबूल साहब, ये जो नैब का केस है ये बिल्कुल करीब आया हुआ है। आम तासुर यह है कि भाई मिडिल ऑफ अप्रैल ये फैसला हो जाना, इससे आगे चल नहीं सकता। वाजिद ज़िया मेन गवाह है जिसके ऊपर जिरा जारी है, इसके बाद कितना को और खींचेंगे, क्या लगता है आपको क्या होगा? नदीम मलिक साहब, आपने काफ़ी बातें की हैं इस हवाले से, और आपने टेक्निकल बातें की हैं और डॉक्यूमेंट्स दिखा के बातें की हैं, और लगता है कि आपके पास काफ़ी मवाद हैं और ये सब कुछ कोर्ट्स में है, और कोर्ट को जो है मैं समझता हूँ कोर्ट फैसला कर चुकी है। और कोर्ट के पास जब जीआईटी ने तफ्तीश की उसमें ही सारा फैसला हो गया था, लेकिन फिर एक मौका दिया गया नैब को कि नैब इंक्वायरी करे। अब नैब जो इंक्वायरी कर रही है, आप कह रहे हैं वाजिद ज़िया एक वाहिद गवाह है, और पिछले दिनों चला कि जी वाजिद ज़िया ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं साबित कर सकूं कि इसमें नवाज शरीफ की करप्शन है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी एक आपको साबित करनी है, जो मैं नहीं समझता हूँ कि जीआईटी को या नैब को साबित करनी है। अब उस अपने डिफेंस में नवाज शरीफ को ये साबित करनी है कि उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो झूठ है। जिस तरह के एवनफील्ड का अपार्टमेंट है, जिस तरह नेस्कॉल का जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं, 2 ऑफशोर कंपनी हैं जो मरियम नवाज़ के नाम पर हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि 16 साल के बच्चे हुसैन और हसन को जो है उस ज़माने में मल्टी बिलियनियर किस तरह बन गया। मैं समझता हूँ कि उस 16 साल के यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए कि 16 साल का शख्स बच्चा जो है वो $बिलियन का जो है मालिक बन गया। तो ये सब चीज़ें राइटिंग ऑन द वॉल है, नज़र आ रहा है कि 15 अप्रैल तक मुझे नज़र आता है कि फ़ैसला आने वाला है नैब कोर्ट्स का, और उसके बाद जो है ये अपील में जाएंगे, अपील भी अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये तो केस चलता रहेगा जो है, जहां पर वो 1-2 जगहों पे उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। वो मेन स्पिन ये है कि पनामा पेपर्स में भी और इन डॉक्यूमेंट्स में भी कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त ये खरीदे या बराह रास्त बेनिफिशियल ओनर है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, ये पब्लिकली अवेलेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास दस्तयाब हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि उनकी साहबजादी बेनिफिशियल ओनर है या उनके बच्चों की मलकियत है ये ऑफशोर कंपनी। वकील साहब जब पूछते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब हैं, वो वाजिद ज़िया कहता है नहीं है। अगले दिन हेडलाइन ये छपती है नवाज शरीफ मालिक नहीं है, ये हेडलाइन छापी जाती है। तो ये मीडिया कैंपेन है, लॉ से इसका ताल्लुक नहीं है। नदीम मलिक साहब, एक बात मुझे बताएं, आप सिर्फ नॉमिनेशन पेपर उठा लें। नॉमिनेशन पेपर जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं MNA MPs, तो उस नॉमिनेशन पेपर में क्या लिखा होता है कि आई डिक्लेयर माई एंड माई स्पाउस एंड माई डिपेंडेंट्स एसेट्स, उसमें लिखा होता है, और वो हमें बताना पड़ता है कि मेरे नाम पे क्या है, मेरी बीवी के नाम पर क्या है और मेरे बच्चों के नाम पर क्या है। तो किस तरह हुआ कि हुसैन और हसन और मरियम को बाप ने कुछ नहीं दिया? शादीशुदा तो उस वक्त नहीं थी मरियम साहिबा,
हुसैन हसन के ससुर ने तो नहीं दिया था ये सारे पैसे, तो किसने दिए? आखिर पेरेंट्स ही देता है, गार्डियन ही देता है आपके। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। ये कहना कि जी नवाज शरीफ का नाम नहीं है, तो नवाज शरीफ ने अपने आप को छुपाया है। यहाँ पर क्या होता है पाकिस्तान में कि वो अपने नाम पर कोई चीज़ नहीं लेते हैं और अपनी फैमिली के नाम पर लेते हैं कि कल को अगर हम अंदर हो गए, को अगर हम मर जाएं तो हमारे फैमिली को बेनिफिट मिले और उनके नाम पर ये जायदाद जो है ट्रांसफ़र हो। ये चला आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कहना कि किसी ने वाजिद जान अगर ये मलिक अहमद खान के नाम पर कुछ नहीं है तो फिर जी मलिक अहमद खान साहब, ये जो दूसरा हिस्सा है नवाज शरीफ साहब के बयान का और एहसन इकबाल के बयान का कि नैब जो है प्री पोल रिगिंग कर रही है, साजिश कर रही है नून लीग को हरवाने के लिए, अदरवाइज तो नून लीग इलेक्शन जीतने वाली है। नैब वाकई ये काम कर रही है, प्री पोल रिगिंग के लिए काम कर रही है? देखिए मलिक साहब, नवाज शरीफ साहब कोई ऑर्डिनरी सिटीजन के तौर पे तो अंडर ट्रायल नहीं गए। ही वाज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। ही वाज उनके ओहदे से एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उतारा गया और वो जो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी की गई उस पर एतराज़ात उठे और वो काफ़ी लीगली वेल फाउंडेड थे। उसके काउंटर में भी कुछ बात करते हैं, जैसे अलवी साहब करेंगे या सरदार साहब बात करेंगे, उनकी अपनी एक बात करने की, लेकिन कानूनी हैसियत उसकी, क्योंकि आपकी अभी सारी बहस जो थी इस चीज़ के गिर्द घूम रही थी कि कोर्ट के अंदर ऑब्वियसली सब्सटेंशिएटेड मटेरियल आता है जो बात करता है और कोर्ट अपनी तरतीब दी हुई जुरिस्डिक्शंस पर बात करती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उस पर तो हमारे एतराज़ात थे झूठे। अब ट्रायल कोर्ट में भी जो जजमेंट आएगी ऑब्वियसली उसके 3 पार्ट्स होंगे। एक वो जो बेस्ड अपॉन डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे भी आपने अटॉर्नी जनरल का म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पर दिखाया, और फिर हम पहले दिन से ये कहते रहे कि कॉर्पोरेट वेल जो होता है इंग्लैंड के अंदर उसकी एक अपनी पोजीशन है। वो जब तक यहाँ की कोर्ट लिख कर नहीं भेजेगी, शरीफ फैमिली इस पोजीशन में नहीं होगी कि उसको जस्टिफाई कर सके, और वो बात आज सच साबित हो रही है। ये कतरी ख़त के हवाले से जो अभी जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, ये ठीक है, उनकी एक पॉलिटिकल स्टांस है, एक पोजीशन है, लेकिन ऑब्वियसली वो कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ ऐसी थी नहीं जिसको वो प्रूफ कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, इसलिए दोबारा उसका तस्करा नहीं आया। और अगर ये ट्रायल, ये पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स वाली बात ना होती कि सुप्रीम कोर्ट में एक पहले फैसला देने के बाद, TORs का तयन करने के बाद आप उसको नैब कोर्ट के पास भेजेंगे, ये बहस थी कि वो हुकूमत में उन पर हाथ नहीं पड़ता, नैब काम नहीं करती। और अभी जैसे आपने एहसन इकबाल साहब के हवाले से ये कहा, तो इसमें भी ये आप ज़रा थोड़ा ज़रूर देखें कि एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी को आपने, पहले सिंध में ये हुआ, ठीक है, उस वक्त मुस्लिम लीग नून एक साइड पे शायद बैठी थी और ये सोच रही थी कि ये शायद सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ होना है, लेकिन नैब का लॉ इट्सेल्फ एक इतना बड़ा ड्रैकोनियन टाइप ऑफ लॉ है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठी थीं, इनको सोचना चाहिए था कि लोगों की इज्जतें परसेप्शन में उड़ेंगी। आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, अगर आप मुझ पर एक इल्जाम लगा देते हैं और वो कल को साबित नहीं होता, रिगिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नून लीग को इंतखाबात से हराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है नैब का कानून। मैं अर्ज करूं जी, देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त यहाँ पर ये जस्ट बिकॉज मैटर इज सब जुडिस, कोर्ट में चल रहा है, एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, वाजिद ज़िया उसमें क्या कहते हैं, मियाँ साहब आकर बाहर क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, सरदार साहब क्या कहते हैं, सबकी अपनी अपनी एक हैसियत है। लेकिन मैं ऑनेस्टली वो बात करूंगा जो अपने दिल के करीब दुरुस्त समझूंगा। मेरे नज़दीक बात यह है कि ये बिलफर्ज कल को मुझे नैब ले लेती है या आप 3 असहाब में से किसी को पकड़ के कोई इल्ज़ाम लगा देती है, और उस मीडिया में जब ये केस पहले तो एक मीडिया की ट्रायल से गुजरते हैं ना, तो कल को कोई कन्विक्शन होती है या एक्विटल होती है, तो मैं कहाँ पर ये सफाइयाँ देता फिरूंगा कि गलत हुआ या सही हुआ। मेरी जो पब्लिक लाइफ है उसको एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, शुरू करते हैं, ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सियासी लोगों की एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि अगर आप उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात आयद कर दें जिसकी वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, तो वोट मांगते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए जो हक़ाइक़ के मुनाफी हो। किसी पे नैब हाथ डालती है तो पक्के सबूत से डाले, नहीं तो पीछे रहे डॉक्टर आसिम की तरह 462 अरब की कहानी सुना के बाद में कहें कि कुछ ऐसे लोगों का इलाज किया था जो कानून को मतलूब थे, तो वो फिर शर्मनाक कहानी हो जाती है।
इस पे क्या कहेंगे? ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। मैं आपसे एक तो ये बात कहना चाहता हूँ, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 4.5 साल में नैब ने क्या किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नैब सो रही थी। हम और आप जानते हैं नैब सो रही थी। नैब ने जब ज़रा सा हाथ उठा लगाने की कोशिश की थी तो नवाज शरीफ ने कहा कि अशराफिया को तंग मत करो। मैं नैब को कहना चाहता हूँ पर काट देंगे नैब के काट देंगे। अच्छा, तो 4.5 साल नैब को नींद की गोली खिलाए रखी, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट वेल का जिक्र हुआ। कॉर्पोरेट वेल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मेरे बैंक अकाउंट के लिए मालूम करना चाहे तो बैंक आपको नहीं बताएगा, वो कॉर्पोरेट वेल है। मगर अगर मैं अपने अकाउंट की तफसीलात निकालना चाहूँ तो बैंक रोकेगा नहीं मुझे। तो मैं अगर अदालत में मामला है तो मैं भी निकाल कर दे सकता हूँ। तो कॉर्पोरेट वेल की मिसाल जो है वो वहाँ पर प्रिविलेज सरेंडर करनी पड़ती है और शरीफ फैमिली सरेंडर नहीं करेगी। हाँ, लिहाजा मैं आप समझे ना, तो कॉर्पोरेट वेल भी इज नो इश्यू। तीसरी बात ये कि ये बात भी कहेगी कि नैब का लॉ ड्रैकोनियन लॉ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर HBL के ऊपर जुर्माना हुआ, मैं समझता हूँ गलत हुआ इस माना करके कि इस वक्त माहौल प्रेजुडिस है इन द US, मगर छोटी छोटी चीज़ उसमें HBL को ये नहीं प्रूव करना था कि ये हमने गलत किया। उन्होंने कहा जी तुमने यहाँ गड़बड़ की, तुमने यहाँ गड़बड़ की, और हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उनको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो मामला इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का है वो इतना सख्त है। आप समझे मेरी बात को? कोई छोटी मोटी गलतियां थी, बड़ी गलतियां नहीं। मैं तो सारा केस पढ़ा और मैंने तो दुनिया में कहते हैं कि आप कत्ल करके बच सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके नहीं बच सकते। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन कौम के आगे क्रिएट किया गया, नवाज शरीफ साहब ने इस सारे डिफेंस के अंदर जो ज्यादती की है मेरे मुल्क के साथ, वो ये की है कि जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचा। यानी जो कन्फ्रंटेशन पहले अदालत फिर फौज और अदालत मिक्स करके किया, अब मिसाल के तौर पर एक और कन्फ्रंटेशन सेनेट के चेयरमैन के एतबार से और सेनेट के ऊपर शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला इसके अंदर उनको बैकफुट पर जाना चाहिए था, पीछे हटना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने कौम को इन्वॉल्व कर दिया। और करप्शन और गुर्बत का जो लिंक गब्बोर साहब, नैब का रोल आप क्या देखते हैं? नैब का रोल आप क्या देखते हैं गब्बोर साहब? देखें, नैब का रोल नदीम भाई पहले तो कंट्रोवर्शियल था। पहले मैं समझता हूँ कि अगर उनको सिंध में नज़र आ रही थी करप्शन, जहाँ पर डॉक्टर आसम हुसैन के ख़िलाफ़ केस चल रहे थे, शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ केस चल रहे थे और काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ केस चल रहे थे, तो उनको पंजाब में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब जब वहाँ पर पूरा चेंज एक सेटअप में आ गई है नैब की, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है नैब भी एक्टिव हो गई, और जब हाथ डाला गया पंजाब में तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले कोशिश कर रहे थे कि इसी नैब को एहतसाब ब्यूरो में तब्दील किया जाए और सैफुर रहमान टाइप किसी शख्स को लाया जाए जो उनके कहने पर चले। वो हुआ नहीं। अब इंसान जब फंसता है ना तो चारों तरफ से फंसता है, जब बुराई आती है तो चारों तरफ से बुराई आती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को भरोसा था नैब पे और ट्रायल कोर्ट्स पे जब भरोसा हुआ तो उसको ट्रायल कोर्ट के हवाले किया। तो ट्रायल कोर्ट को अपना काम करने दें, उनको धमकियां ना दें, उनको प्रेशराइज ना करें। अभी ये कर रहे हैं सिर्फ सियासत, ये सियासत कर रहे हैं जुडिशल, यानी जिसको ये कूक शेख रशीद ने नाम दिया, तो मैं कह रहा हूँ जुडिशल पॉलिटिक्स किया जा रहा है और वो यानी जुडिशरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रायल कोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, नैब को बदनाम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं, और ख़ुद जाके जो है जो प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं कि जाके चीफ जस्टिस से मुलाकात करो और हमारे लिए कोई नरमी पैदा करवाओ। तो ये सारी चीज़ें जो मासूमियत जो इन्होंने शुरू की थी कि अवाम में हम मासूम दिखे और आवाम में जो है ये तासुर पैदा हो कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है और हम मजलूम हैं, वो तासुर उसी दिन ख़त्म हो गया जब इन्होंने नवाज शरीफ ने जब शाहिद खाकान अब्बासी को भेजा कि जाओ और मिन्नतें करो चीफ जस्टिस की कि कुछ कोई हम पे नरमी किया जाए। तो मैं समझता हूँ नरमी होगी। मलिक अहमद खान साहब, आप फरमाइएगा, जो पंजाब में केसेस शुरू हुए हैं, क्या नैब के पास सबूत है, कोई पक्का हाथ डाला है, या सिर्फ ऐसे ही आपका नाम बदनाम कर रहे हैं? कोई जान है उन केसेस? मलिक साहब, मैं थोड़ी सी वजाहत इस बात की कर दूं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, तो एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन कतरी हवाले से थे, तो उसी पर हम कह रहे थे कि शरीफ फैमिली उन चीज़ों के साथ प्रिवी नहीं है जो प्रायर टू 2006 हैं। वो वही कतरी फैमिली दे सकती है, लेकिन वो पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में नहीं आकर उन्होंने बात की, तो दैट्स अगेन एक अलहदा बात है। और इसी बुनियाद पर हम कॉर्पोरेट वेल की बात कर रहे थे कि जो डिटेल्स यहाँ मांगी जा रही थी उसको वहाँ से इस तरह फर्निश करना इनके डोमेन में नहीं था, ये कॉग्निजेंट नहीं थे उन चीज़ों के साथ। बहरहाल एनीवेज, नैब की जो बात है कि नैब के पास यहाँ पर क्या सबूत हैं, जी हमें नैब के इस किरदार पर एतराज़ है कि नैब एक इन्वेस्टिगेटर है, वो किसी
एक ख़ास इल्ज़ाम की तफ्तीश कर सकती है, किसी मुकदमे की तफ्तीश कर सकती है, लेकिन अगर नैब एक ऑडिटर का रोल अज्यूम करके पूरे पंजाब गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का A to Z पूरे सालों का रिकॉर्ड तलब करके पूरी वर्किंग को, और वो उस टाइम पर जब आपने चीज़ों को कंसोलिडेट करना है, इलेक्शन में जाना है, तो इस बुनियाद पर एहसन साहब की बात में वज़न है। और जिस तरह भी सरदार साहब ने कहा कि अगर ये नैब का वो रोल था और उस पर एतराज़ उठा, तो हमने ख़ुद मोहतरम एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को सुना कि उन्होंने तो बिल्कुल अपनी तकरीर में, बेशक वो जू मायनी थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को ललकार कर रहा और फिर उनको एक फोर्स्ड एग्जाइल में जाना पड़ा। ये कौन सी कुछ छुपने की या चंबे की बात है? मेरी कबर्ड में तो कोई स्केलेटन नहीं है। की बात करके खेमा वो पाकिस्तान नहीं रहे। एग्जैक्टली मैं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना सर। कॉर्पोरेट वेल उठाया जाता तो बहुत सारा राज फाश हो सकता था। आपको याद है हुदैबिया के अंदर सारी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो बात करी गई। और दूसरे सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि नैब का सिंध में कोई किरदार नहीं है। मैं समझता हूँ उसको देखिए, मेरी अर्ज सुनिए, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ। देखिए सर, देखिए कुछ चीज़ें जिनकी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक कंसर्न है एज पार्लियामेंटेरियन, बिकॉज मैं तो एक वोट की क्रिएशन हूँ। ट्रस्ट मी, ये एहतसाब, ये एब्डोज, ये परोडाज, ये तमाशा 70 साल से लगे है। कभी मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ लगाया, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग के खिलाफ लगाया, कभी फौजी हुकूमतों ने लगाया, कैसे भी लगा। आप भी सफ़ में शामिल हो रहे हैं, आज मुस्लिम लीग के खिलाफ लगा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों की विक्टिम पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। एंड ट्रस्ट मी, सांस लेने की गुंजाइश नहीं रहेगी, इतनी घुटन पैदा होती है बाज़ औक़ात। अगर और आज वो अच्छा घुटन बड़ी विजिबल है। होना चाहिए, विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए एहतसाब पर सर किसी को एतराज नहीं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये तो एहतसाब तो सिर्फ हुकूमतें बदलने के लिए मलिक साहब इस्तेमाल किया गया, और आज भी वैसे ही हो रहा है। मेरे नैब ज़्यादा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ मैं आपकी हिमायत करूंगा। गबोल साहब, ठीक है। मेरी क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं कि काश नवाज शरीफ 1985 में एहसास करते इन सब चीज़ों का, काश 1990 में करते जब IGI बनाई गई, काश जो है दोबारा जब उनके ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये एहसास करते कि ये जो कुछ कर रहे हैं, छुरा घोंपने की पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश जो की पीपल्स पार्टी की 2008 की हुकूमत में, तो उस वक्त ये एहसास करते, ये आज उनके साथ नहीं होता, आज पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होती। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब को मिन्नतें की। नबील गबोल साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, मलिक अहमद खान साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन अभी मोस्ट रिसेंट एग्जांपल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, फिशरीज डिपार्टमेंट, पूरा रिकॉर्ड उठा के FIA वाले और वो दूसरे अदारे उठा के ले गए थे। तरीकाकार को एहतसाब का होना चाहिए, जिसमें पक्के सबूत हों उसको छोड़े नहीं, जिस पे सबूत नहीं है उसको हाथ में। और नैब ने